तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर। और ये जो करंट अफेयर है तो ये 2021 के हमने यहाँ पे टॉपिक लिए हुए हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे पर्यावरण संबंधी करंट अफेयर, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो, ठीक। इसी तरह से टॉपिक वाइज हम लेके आएंगे और कुछ ही दिनों में हम लोग यहाँ पे जो योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उस टॉपिक को भी यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट योजनाएं कवर करेंगे, इसी तरह से जो महत्वपूर्ण आपके प्लेसेस हैं वो कवर किए जाएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट से संबंधित ये आपका पहला लेक्चर है। इसके अलावा जैसे जैसे हमें अपडेट मिलती जाएगी वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पूरा का 2021 का 1 बाय 1 हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर फ्रेंड्स आपको करना है, क्योंकि जो डेली करंट अफेयर होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि उस पर जो भी करंट अफेयर बनाता है डेली बेसिस पे तो उसके ऊपर एक लोड होता है कि डेली हमें कुछ ना कुछ देना है। तो अब वहाँ पे आपको अननेसेसरी चीज़ें भी मिलती हैं। तो अननेसेसरी चीज़ें ना दे के हम क्या करने वाले हैं कि टॉपिक वाइज मंथ में देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी को लेके ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो जो है वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। आईएएस पीसीएस से लेके आरओ एआरओ यूपीएसआई एसएससी, इसके अलावा सुपर टेट टेट, तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर का ये टॉपिक इस तरह से हमने कवर किया है कि इसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ बताया जाएगा, इस हिसाब से हमने इसको कवर किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, पहला देखिए ये जो टॉपिक है तो ये है हमारा A76 दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड यानी आइसबर्ग अंटार्कटिका से टूट कर अलग हुआ। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हिमखंड क्या होता है, ठीक है, और इसका नाम क्या है। तो इसमें लिखा है कि एक हिमखंड हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है। ये हिमखंड अब दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है वो किस से टूट कर अलग हुआ है। तो हमारा आंसर होगा कि वो अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटकर क्या हुआ है, अलग हुआ है। उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है A76। A76 इसका नाम है और यह आइसबर्ग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। किसने खोजा था इसे, तो ये भी ध्यान रखना है कि इस आइसबर्ग को कोपरनिकस सेंटिनल नामक एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। ये जो कोपरनिकस सेंटिनल है ये दो उपग्रहों वाला एक तारामंडल है। इसमें दो उपग्रह एक साथ घूमते हैं, इस तरह से ये घूमते हैं, ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर ये घूमते हैं। वहीं से इन्होंने सैटेलाइट के जरिए जो है इसको कवर किया है कि ये देखो टूटा हुआ है यहाँ से। फिर इसके बाद कहने कि यह आइसबर्ग अब बेडल सागर पर तैर रहा है। आइसबर्ग का मतलब है कि बहुत बड़ा एक बर्फ का टुकड़ा जब किसी कॉन्टिनेंट से टूट कर, किसी ग्लेशियर से टूट कर अलग हो जाता है तो उसे हम आइसबर्ग कहते हैं। और ये जब टूटा है तो ये कहाँ पे है, तो ये बेडल सागर में है। तो बेडल सागर, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेडल सागर जो है कहाँ है, तो बेडल सागर पश्चिमी अंटार्कटिका में एक बड़ी खाड़ी है। जिस तरह से बंगाल की खाड़ी है हमारे यहाँ पे साइड में, अरब सागर है, उसी तरह से अंटार्कटिका में पश्चिमी साइड में क्या है, एक बेडल सागर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि बेडल सागर की जो लोकेशन है वो क्या है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अब हम इसकी मैप पे लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको फ्रंट व्यू से ऊपर से अगर हम अर्थ को देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये है साउथ पोल, ये साउथ पोल है। और साउथ पोल के ये देखिए ये वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो पश्चिम साइड में ये है बेडल सी, ये है बेडल सी, ठीक है। तो पश्चिमी साइड में जो है फ्रेंड्स ये है आपका बेडल सी, ठीक है। समझ गए कि नहीं, चलिए ये देखिए, ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये हिस्सा जो है ये कहलाएगा आपका बेडल सी। तो यहीं पे जो है
वो तैर रहा है। कौन तैर रहा है? तो आइसबर्ग, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग तैर रहा है। क्लियर इतनी बात? ठीक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हमारी जो खबर है, तो नेक्स्ट खबर है कि 20 मई मधुमक्खी दिवस। सबसे पहला तो ये पूछ सकते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा कि 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2000 में एक वीडियो में लेके आऊँगा बहुत ही जल्दी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की। COP क्या होता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, और अब तक कितने COP हो चुके हैं, ये सारी वीडियो। तो सन 2000 में COP नंबर 5, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, 5th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या होती है? तो ये अलग अलग संगठन होते हैं। जैसे CMS की COP अलग होगी, ठीक है, एक आपका UNFCCC है, इसकी COP अलग होगी। तो उसकी एक बैठक होती है हर साल, तो उस बैठक को COP कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो ये जो COP है ये है UNFCCC की, और ये 5वीं बैठक है। 1995 से इसकी स्टार्टिंग होती है। COP1 1995 से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो इसी तरह से 2000 में COP5 में अंतर्राष्ट्रीय परागकण पहल, इंटरनेशनल पॉलिनेटर इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। और यह पहल क्या है? तो यह पहल कृषि में परागकणों की स्थिरता पर केंद्रित है, कि कृषि में जो परागकण हैं उनको, उनमें स्थिरता लाना इसका मेन उद्देश्य है। फिर हम बात करने की आखिर ये है क्या? तो इंटरनेशनल पॉलिनेटर इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य समन्वित विश्वव्यापी कार्रवाई को बढ़ावा देना है। इसे जैविक विविधता कन्वेंशन जो CBD है उसके तहत लॉन्च किया गया था। ठीक है, जैव विविधता बढ़ाना है, मधुमक्खियों को सपोर्ट करना है। मधुमक्खी जो है वो क्या करती है? कृषि में भी पॉलिनेटर का बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये सब इसमें किया गया था, और ये पहल 2030 तक चलने वाली है। भारत भी इस पहल का हिस्सा है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परागकण पहल कब लॉन्च की गई थी? ध्यान रखेंगे, जैव विविधता कन्वेंशन सन 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था, और उसी समय जो है इसको अपनाया गया था। क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जैव विविधता कन्वेंशन तो ये क्या है। ठीक है, जैव विविधता कन्वेंशन क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैव विविधता कन्वेंशन क्या है? तो ये एक बहुपक्षीय संधि है, इसमें बहुत सारे देश जो हैं वो शामिल हैं, और इसे सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरियो में इसे अपनाया गया था। रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था ब्राज़ील में, और ये एक बहुत बड़ा सम्मेलन था। ठीक है, इसीलिए इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, और इसीलिए इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। किसको कहते हैं? रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था, या रियो सम्मेलन हुआ था उसे। और इसी सम्मेलन में 22 मई वाले दिन, ठीक है, 22 मई वाले दिन जो है CBD को अपनाया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा कि जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन, इस डेट को CBD हम लोगों ने अपनाया था। क्लियर इतनी बात? चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ क्या है? तो हिम तेंदुआ जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि इसका आवास जो है नष्ट हो चुका है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा अनकिया। पैंथेरा अनकिया है हिम तेंदुआ। इसे स्नो लियोपार्ड भी कहते हैं, और इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, घोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। घोस्ट ऑफ माउंटेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये, इसकी जो रंग है वो बर्फ़ के जैसा ही वाइट कलर का होता है, और ये बहुत ही आसानी से बर्फ़ में छुप जाता है, इसीलिए इसको पहाड़ों का भूत कहा जाता है। ठीक है, क्यों चर्चा में है? तो देखिए इसमें लिखा है कि वन्य जीव कोष WWF ने हाल ही में दावा किया है कि 70% से अधिक हिम तेंदुओं के आवास अज्ञात हैं या तो अनएक्सप्लोर्ड हैं। हिम तेंदुए पर अधिकांश शोध नेपाल, भारत
और चीन द्वारा किए गए हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, दुनिया में सिर्फ 4000 हिम तेंदुआ ही बचे हैं, इसीलिए ये चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 24 अक्टूबर। अब ये ध्यान रखना है आपको कि इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। भारत ने 2019 में स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट लॉन्च किया था। 24 अक्टूबर 2019 को भारत ने इसे लॉन्च किया था। हालांकि ये सर्वे अभी होना बाकी है। कई राज्यों जैसे उत्तराखंड आदि ने स्थानीय सर्वेक्षण जो है वो शुरू कर दिए हैं। ठीक है, शुरू कर दिए हैं, समझ गए। अब हिम तेंदुआ का जो संरक्षण है तो ये हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये आपको मिलेगा। जैसे IUCN में अगर देखें तो IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, ये है। और ये क्या करता है, तो ये एक रेड लिस्ट जारी करता है और उसमें बताता है कि किसी जीव पर कितना संरक्षण है और कितना वो खतरे की स्थिति में है। ठीक है, तो IUCN में ये कमजोर स्थिति में है, वुल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। और इसी तरह से भारत का भी एक अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो भारत में चलता है। भारत ने इसे 1972 में लागू किया था और इसमें भी क्या 6 सूचियां हैं। तो उन 6 सूचियों में से शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। ठीक है, शेड्यूल 1 में रखा गया। इसी तरह से एक साइट, एक आपका क्या है, एक ट्रीटी है, एक संधि है जो जिसे हम साइट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन हुआ था। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी आपकी कैटेगरियां हैं और इसे भी परिशिष्ट 1 में एनेक्स 1 में रखा गया है। फिर है आपका CMS, जो अभी मैंने बात की थी, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के तहत हिम तेंदुए को परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम देखते हैं कि IUCN क्या है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये क्या है, एक एक करके सारे सबको समझते हैं। ठीक है, दूसरा, स्नो लियोपार्ड से संबंधित कुछ और प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, जैसे GSLEP चलाया गया है। GSLEP का मतलब होता है ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इसे किस किस ने चलाया है, तो इसे भारत, नेपाल, चीन, भूटान, मंगोलिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और रूस जैसे 12 हिम तेंदुए रेंज देशों द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक हिम तेंदुए की रेंज है जिसमें 12 देश आते हैं, तो ये 12 देश आपके सामने हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि हिम तेंदुए रेंज में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आप जरा ध्यान से देखो कि भारत के आसपास के जो श्रीलंका है वो शामिल यहाँ पे नहीं है, अफगानिस्तान जो है वो शामिल यहाँ पर नहीं है, म्यांमार शामिल नहीं है। तो भारत, नेपाल, चीन, भूटान ये इधर आसपास के हो गए, इधर पाकिस्तान आसपास का हो गया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें नहीं है। अगला कार्यक्रम है सिक्योर हिमालय। यह एक वैश्विक पर्यावरण सुविधा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सिक्योर हिमालय जो है ये किसके द्वारा चलाई गई योजना है, तो UNDP के द्वारा चलाई गई योजना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके द्वारा चलाई गई योजना है। भारत में हिम तेंदुए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, सिक्किम में मिलेंगे। तो हिम तेंदुए से संबंधित कौन सा नेशनल पार्क है, तो आप याद रखोगे हेमिस हाई एक तो है जो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा आपका जो दाची गांव है एक, वो नेशनल पार्क है जो हिम तेंदुए से रिलेटेड आपका है। फिर है कि भारत सरकार ने 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड चलाया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड की शुरुआत कब की गई, तो सन 2009। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, ठीक है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है इसके बारे में। ठीक है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये क्या है, IUCN इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1948 में की गई थी।
1948 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का एक शहर ग्लैंड जिसे कहते हैं वहाँ पे इसका मुख्यालय है। किसका? IUCN का। IUCN क्या करता है? तो IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची यानी रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। तो उसी रेड लिस्ट से हमें पता चलता है कि किस जीव पर कितना खतरा है। ठीक है, कौन सा जीव जो है वो ज़्यादा खतरे की स्थिति में है, कौन सा जीव ज़्यादा खतरे की स्थिति से बाहर हो गया है, किसके आवास में कमी आ गई है। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ हमें किससे मिलती हैं? IUCN की रेड लिस्ट से मिलती हैं। दूसरा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि IUCN की जो रेड लिस्ट है इसमें किस किस को रखा जाता है। तो ध्यान रखना कि इसमें जो इंडेंजर्ड होते हैं, जिन्हें पे संकट होता है, विलुप्त प्राय जो होते हैं, वो क्या है, पौधों को भी इसमें रखा जाता है, इसमें फंगस को भी रखा जाता है और इसमें एनिमल्स को भी रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये क्या है? तो जरा ध्यान से, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की सुरक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी, मानव जीवन तथा उसके व्युत्पन्न के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ये अधिनियम लागू किया था। इसे जनवरी 2003 में संशोधित किया गया और कानून के तहत अपराधों के लिए सजा एवं जुर्माने को और अधिक कठोर बना दिया गया। तो आपने सलमान खान वाला केस सुना होगा, चिंकारा। तो चिंकारा को सलमान खान ने जब मारा था तो किसके तहत उसको सजा दी गई? तो याद रखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उसको जो है सजा दी गई थी। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें कुल 6 अनुसूचियां हैं और अनुसूची 1 में देखेंगे कि अनुसूची 1 में क्या क्या है। तो इस अनुसूची में 43 वन्य जीव शामिल है, यानी 43 जीव जो हैं वो इस कैटेगरी में शामिल है। इस तरह से 6 अलग अलग कैटेगरी बना दी गई हैं कि किसमें कितनी सजा मिलेगी, किसमें कम सजा मिलेगी, किसका शिकार हम कर सकते हैं, किसका शिकार नहीं कर सकते हैं। तो 43 में देखिए किस तरह के जीव है। तो इसमें सुअर से लेकर कई तरह के हिरन, बंदर, भालू, चिंकारा, तेंदुआ, लंगूर, भेड़िया, लोमड़ी, डॉल्फिन, कई तरह की जंगली बिल्लियां, बारहसिंगा, बड़ी गिलहरी, पेंगोलिन, गैंडा, ऊदबिलाव, रीछ और हिमालय पर पाए जाने वाले अनेक जानवर इसमें शामिल है। तो चिंकारा आया, तो चिंकारा जो है सलमान खान ने इसको मारा था, तो उसी वजह से इसी के तहत अनुसूची 1 के तहत इस पे क्या किया गया, उन पे केस किया गया। इसके अलावा इसमें कई जलीय जंतु और सरीसृप भी शामिल हैं। इस अनुसूची के 4 भाग हैं। इसमें शामिल जीवों का शिकार करने पर धारा 2, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन हाँ जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो मूल विधि जिनका सब्जेक्ट है यूपीएसआई में स्पेशली, तो वो इसको याद रखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छी तरह से इसको याद रखेंगे कि उनके सिलेबस में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये पूरा उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, अनुसूची 2 में क्या है? तो इस अनुसूची में शामिल वन्य जंतुओं पर शिकार पर धारा जो है कौन कौन सी लगती है? तो ये सब धाराएं जो हैं वो लगती हैं। ठीक है, और इनके तहत क्या है, सजा का प्रावधान है, सजा इनको मिलती है। इस सूची में कई तरह के बंदर, लंगूर, शाही जंगली कुत्ता, गिरगिट आदि शामिल है। समझ रहे हो कि गिरगिट को भी अगर आप मार देते हो तो भी आपको सजा हो सकती है। ध्यान रखना इस चीज को। इन दोनों सूचियों के तहत आने वाले जानवरों का शिकार करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल जेल का प्रावधान है। यानी अगर आपने बंदर को मारा, लंगूर को मारा, यहाँ तक कि जंगली कुत्ते या गिरगिट को भी मारा, तब भी आपको कम से कम मिनिमम 3 साल की सजा हो सकती है और मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है। तो यूपीएसआई वाले इसको नोट कर लें बहुत ही ध्यान से। जुर्माना, तो कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना और अधिकतम 25 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है। और कह रहा है कि दूसरी बार अपराध करने पर भी इतनी ही सजा का प्रावधान है, लेकिन न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपए है। कि अगर आपने दोबारा किसी को मारा, दोबारा आप नहीं माने तो सजा तो उतनी ही मिलेगी, लेकिन मिनिमम जो जुर्माना है वो 25,000 होगा। ठीक है, बाकी जो है वो जज पे डिपेंड करता है कि जुर्माना कितना लगा है, लेकिन जज भी क्या करेंगे कि 25,000 से कम नहीं लगा सकते हैं दूसरी बार में, और पहली बार में 10,000 से कम जो है वो नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ गए?
अब बाकी की अनुसूची देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 2 जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं। इसके तहत जितने भी जीव हैं वो सबसे ज़्यादा क्या हैं, आपके हाईली सिक्योर्ड हैं, उन पे बहुत ज़्यादा संरक्षण है। अनुसूची 3 और अनुसूची 4 इसमें क्या है, इसके तहत भी वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन इस सूची में आने वाले जानवरों और पक्षियों के शिकार पर दंड बहुत कम है। ठीक है। अनुसूची 5 में क्या है, इस सूची में उन जानवरों को शामिल किया जा गया है जिनका शिकार हो सकता है। तो मैंने कहा था आपसे कि 6 सूचियां हैं जिनमें बता दिया गया है किसका शिकार हम कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं। ठीक। इसमें दुर्लभ पौधों और पेड़ों की खेती और रोपण पर रोक है, यानी आप ऐसे पौधे नहीं खेती कर सकते हैं, उगा नहीं सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, तो ऐसा इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ये क्या है, ये क्या काम करता है। ये भी जो है वो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से ही संबंधित है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है, क्योंकि ये वन्य जीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों तथा आसपास की परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में काम करता है। अब मान लो कोई सरकार चाह रही है, योगी जी चाह रहे हैं कि मुझे इस एरिया को कंजर्व करना है, इस एरिया को नेशनल पार्क बनाना है, तो उन्हें परमिशन जो है किससे लेनी पड़ेगी, तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एक सांविधिक संगठन है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसको ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जिसका जिक्र होता है, जिसका मेंशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सांविधिक संगठन। सैद्धांतिक रूप से बोर्ड की प्रकृति सलाहकारी है, यानी बोर्ड अगर कोई भी नई कोई बात बताता है तो ये जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार लागू ही करे, ये एक सलाह के रूप में काम करता है। और ये देश के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीतियां तैयार करने और उपायों पर केंद्र सरकार को क्या देता है, सलाह देता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये सलाह दे सकता है और उसकी सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं होगी। इसमें है कि वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसके उपाध्यक्ष जो है वो पर्यावरण मंत्री होते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर होगा मौजूदा जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो इसका क्या होगा, वो इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं CMS की, जो अभी हमने पढ़ा था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बाद CMS भी आता है। तो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु एक कंजर्वेशन है जिसे हम शॉर्ट में CMS कहते हैं। CMS क्या है, तो CMS एक संधि है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बहुत सारे देशों ने मिलकर जो है एक समझौता किया हुआ है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। ठीक है, समझ लो इसमें। तो इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1979 में 1979 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत जर्मनी के बॉन शहर में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बॉन कन्वेंशन का यहाँ पर CMS जो है ये कब अपनाया गया था, तो आंसर होगा कि ये जो है बॉन कन्वेंशन में 1979 को अपनाया गया था। और इस ये लागू कब हुआ था आधिकारिक रूप से, तो 1983 में इसे लागू कर दिया गया था। वर्तमान में इस समझौते के 130 सक्रिय सदस्य हैं। कौन कौन है, तो एक है यूरोपियन यूनियन और 129 अलग देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है, ये भी ध्यान रखना है। CMS का मुख्यालय बॉन यानी जर्मनी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सन 1983 से CMS की पार्टी एक कौन है, भारत है। और भारत ने साइबेरियन क्रेन, मरीन टर्टल, डुगोंग रैप्टर के संरक्षण और प्रबंधन पर CMS के साथ गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं कि भारत के अंदर अगर गैर कानूनी रूप से इन सब पर कुछ भी होता है तो भारत इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। फिर देखिए CMS जो है, तो अभी हाल ही में यानी पिछले वर्ष देखोगे फरवरी 2020 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में CMS COP13 हुआ था। ये जो COP13 है ये CMS का COP13 है।
और एक कॉप 13 होता है किसका, UNFCCC का। तो वो आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। UNFCCC का जो कॉप है वो हर साल होता है, लेकिन ये हर 3 वर्ष में होता है। ठीक है, तो ये 13वां है 2020 में, समझ गए, 2020 में यूज किया गया था। और इसका विषय, तो विषय पूछते हैं बहुत कि थीम क्या है इसकी। तो जो 13वां कॉप है उसकी थीम क्या है, तो प्रवासी प्रजातियां पृथ्वी को जोड़ती हैं और हम मिलकर उनका अपने घर में स्वागत करते हैं, ये इसका थीम है। माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। ठीक है, शुभंकर क्या है, मैस्कॉट। तो इसका मैस्कॉट जो था गिवी या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका मैस्कॉट था, आप इसको देख सकते हो। तो ये है इसका लोगो CMS का, और ये था इसका मैस्कॉट शुभंकर। ठीक है, और 17 से 22 फरवरी तक ये चला था, कहाँ पे, गांधीनगर में ये चला था। ठीक है गाइस, तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बहुत ही जल्दी रेगुलरली आपकी सारी की सारी क्लासें होंगी। ठीक है, काम बराबर चल रहा है, बस थोड़ी सी आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी हम योजना वाला पार्ट भी लेकर आएंगे कि जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार की, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर का सेक्शन जो है स्टार्ट हो चुका है, डेली बेसिस पे हम लोग देखेंगे। डेली बेसिस का मतलब वो नहीं है कि डेली पर डे जो है आपको नया नया, नहीं, ऐसा नहीं, टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा, और बस उतना ही लिख लेना, उतना ही आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप कहीं से भी पढ़ते रहो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी PDF जो है वो आपको परीक्षा गुरु के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सभी लोग परीक्षा गुरु का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, या तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेंगे परीक्षा गुरु करियर एकेडमी, तो वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, धन्यवाद।